हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों ने क्लासेस को अच्छे से देखा होगा। डिटेल क्लास को अगर आपने बहुत अच्छे से देखा है तो आज के क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, साथ ही आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं उसको पहले खूब डीपली 1 बाय 1 करके हर एक चीज़ को समझिए, लाइन बाय लाइन सारी चीज़ों को क्लियर कीजिए, नोट कीजिए इसको और बार बार रिवीजन कीजिए। उसके बाद जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जब हम पढ़े रहते हैं तो क्वेश्चन करके हमें बहुत अच्छा लगता है और अगर क्वेश्चन हम सही ज़्यादा कर ले जाते हैं तो हमें और भी अच्छा लगता है। और ये बहुत ही ज़रूरी है, जितना पढ़ना ज़रूरी है उतना ही प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, तभी हम एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाते हैं। क्योंकि अभी लगभग सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें माइनस मार्किंग होता है और वहाँ पे कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। और कॉन्फिडेंस कैसे आता है? जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं। इसी वजह से आप लोगों को प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो आज के क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए और जो भी आपका परफॉर्मेंस हो उसको ज़रूर बताएं। अगर कोई क्वेरी हो तो उसे भी बताएं, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसे भी बताएं और खुल करके अपनी बातों को कहें, ताकि हम आप लोगों के लिए जो भी हमसे हो पाए वो बेहतर करने का प्रयास करें। तो चलिए बच्चों, आज के बेहतरीन क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। और जो आपका आज का क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि इनमें से जो कौन से कथन है वो सही है। तो पहला है, त्यागराज की अधिकांश कृतियां भगवान कृष्ण की स्तुति के भक्ति गीत हैं। दूसरा, त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया। तीसरा, अन्नमाचार्य और त्यागराज समकालीन थे। और चौथा, अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत से संबंधित है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से जो कथन है वो सही है और ये आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देखिए, शॉर्ट स्क्रीन भी ले लीजिए। तो आप लोगों ने इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा, पूरा उम्मीद है। और अब आपको बेहतरीन क्वेश्चन की शुरुआत हो चुकी है। तो आपके पास ऑप्शन है केवल दूसरा और पहला और तीसरा, और दूसरे में है केवल दूसरा और चौथा, तीसरे में है पहला, दूसरा और तीसरा, और चौथे में है कि दूसरा, तीसरा और चौथा। तो आपको बताना है बच्चों, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। तो अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है या समझा है तो कर सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ नए स्टेटमेंट भी हैं, लेकिन आप यहाँ पे अपने चीज़ों का उपयोग करके, ज्ञान का उपयोग करके सही कर सकते हैं। तो आपका जो दूसरा और चौथा है यही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो त्यागराज है इन्होंने अनेक नए रागों का सृजन किया है, बिल्कुल सही है। और अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ये दोनों लोग समकालीन नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। और इसमें जो कह रहा है कि त्यागराज की अधिकांश कृतियां भगवान कृष्ण की स्तुति के भक्ति गीत है, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है। दूसरा और चौथा आपका सही है, इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि असत्य है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाई है, तो ये क्वेश्चन आई थिंक आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। पहला है, ध्रुपद शैली के विकास में संगीत सम्राट तानसेन एवं इनके गुरु हरिदास का योगदान है। क्या ये स्टेटमेंट सही है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। दूसरा, गायन की ख्याल शैली भारतीय एवं फारसी शैली का सम्मिश्रण है। क्या ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा, अमीर खुसरो तराना शैली के खोज से संबंधित है। क्या अमीर खुसरो ने तराना शैली का खोज किया था। और तीसरा है, ख्याल गायन शैली के प्रमुख कलाकार सदा रंग और अदा रंग बहादुर शाह जफर, जिन्हें रंगीला कहा जाता है, के दरबार से संबंधित है और इन्होंने बहुत सारी गीतों का इस तरह से रचना किया है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है। आपको इसमें से असत्य बताना है और मुझे उम्मीद है कि आप जो है सही करेंगे, क्योंकि हर एक स्टेटमेंट को मैंने आपको समझाया है और आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा कि जो ध्रुपद शैली है ये इसके विकास में जो सम्राट या संगीत सम्राट है तानसेन और उनके गुरु हरिदास का योगदान है, बिल्कुल सही है और बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, गायन की ख्याल शैली भारतीय एवं फारसी शैली का सम्मिश्रण है, ये भी करेक्ट है, मैंने आपको क्लास में बताया था। तीसरा, अमीर खुसरो तराना शैली की खोज से संबंधित है, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसमें थोड़ा सा त्रुटि है, अगर आपका ध्यान गया होगा तो आपने उसको सही किया होगा, अन्यथा आपसे गलती हो गई होगी। और ये गलतियां जो होती बहुत बारीक होती हैं, जहां एग्ज़ाम में हम जा करके गलत कराते हैं, पढ़ी हुई चीज़ें हम जरा सा ध्यान नहीं देते तो गलत हो जाता है। तो ख्याल गायन शैली के प्रमुख कलाकार सदा रंग एवं अदा रंग, यहाँ तक बिल्कुल सही है। बहादुर शाह जफर नहीं है, ये मोहम्मद शाह हैं।
मोहम्मद शाह को ही रंगीला कहा जाता है। अगर आपको ये पता है कि मोहम्मद शाह को ही रंगीला कहा जाता है तो भी आप ये स्टेटमेंट जो है पकड़ सकते थे। तो यहाँ पे जो शासक है इसका नाम गलत है, बाकी के जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे माइनर सा अंतर हो गया, इसी वजह से आपका ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से सत्य है, इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य है आपको बताना है। पहला है, संगीत का जयपुर घराना कठिन तानों, अप्रचलित तथा दुर्बल रागों से प्रसिद्ध है। क्या आपने क्लास में ये चीज़ पढ़ा है डिटेल में कि जो आपका जयपुर घराना है ये कठिन तानों से और दुर्लभ अप्रचलित रागों से संबंधित है। दूसरा, घरानों का प्रचलन उत्तर तथा एवं दक्षिण भारत में समान रूप से था। क्या घरानों का प्रचलन दोनों क्षेत्रों में समान रूप से है। तीसरा, हिंदुस्तानी घराने पर ईरानी, तुरानी, अरेबियाई और अफगानी शैली का प्रभाव है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और चौथा है, जबकि कर्नाटक शैली पर मुगल शैली का प्रभाव है। अब आपको बताना है इसमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। तो क्या पहला और दूसरा सही है, या दूसरा और तीसरा सही है, या पहला दूसरा तीसरा सही है, या सभी सही हैं, यानी कि कोई गलत नहीं है और आपको सही ही बताना है। तो आपको यहाँ बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल भी आपका पता है कि हूबहू वही स्टेटमेंट है जो मैंने आपको डिटेल क्लास में बताया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि संगीत का जयपुर घराना जो है अपने कठिन तानों के लिए और अप्रचलित रागों के लिए प्रसिद्ध है। और आपका दूसरा भी सही है कि जो घरानों का प्रचलन है ये दक्षिण और उत्तर दोनों क्षेत्रों में देखने को मिलता है। और जो आपका तीसरा ये भी सही है कि हिंदुस्तानी शैली पर ही विभिन्न विदेशी शैलियों का प्रभाव है। चौथा क्यों गलत है, क्योंकि कर्नाटक शैली जो है ये आपका बिल्कुल शुद्ध देसी शैली है, इस पर किसी भी विदेशी शक्ति का प्रभाव नहीं है या किसी भी विदेशी शैली का प्रभाव नहीं है। तो चौथा आपका जो है ये रॉन्ग है और इस वजह से आपका जो सही होगा वो सी सही हो जाएगा, जिसमें आपका पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो आई थिंक आपको आंसर मिला होगा, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कर्नाटक शैली के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इसमें आवाज लगाने की शैली खड़ी, दानेदार एवं खटकेदार होती है। क्या स्टेटमेंट असत्य है। दूसरा, दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में इस शैली का प्रचलन है। तीसरा, इसमें 72 मेलों से रागों की उत्पत्ति की जाती है। क्या इसमें से कोई स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। मैंने आपको क्लास में इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया है, जहाँ पे मैंने हिंदुस्तानी शैली और कर्नाटक शैली में अंतर को बताया है, वहीं से क्वेश्चन बनाए गए हैं। क्या ऑप्शन नंबर 1 गलत है, या ऑप्शन नंबर 2 गलत है, या ऑप्शन नंबर 3 गलत है, या सभी गलत हैं, या कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी सही हैं। तो आई थिंक आपने जो है गलती को पकड़ लिया होगा। आपका पहला स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। ये जो विशेषता आप देख रहे हैं ये कर्नाटक शैली की नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तानी शैली का है। कर्नाटक शैली की विशेषता थी मीड युक्त, तो यहाँ पे मीड युक्त नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये आपकी हिंदुस्तानी शैली की विशेषता है। इस वजह से पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। अब आपका अगर पहला रॉन्ग हो गया तो आप देख रहे हैं कि ये भी हट गया और ये भी हट गया और ये भी हट गया। अब आपका बचा है जो है दूसरा तीसरा, यानी कि इसमें से आपका एक ही ऑप्शन गलत था, जो आपका पहला गलत है, क्योंकि आपके पहले के अलावा बाकी सारे सही हैं। आपको पता है कि दक्षिण भारत का जो कर्नाटक शैली है ये किन भाषाओं पे रचा गया है, तो जिसमें मलयालम था, तमिल था, तेलुगु था और कन्नड़ था। तो कर्नाटक का कन्नड़ है, मलयालम केरल का है, तमिल तमिलनाडु का है और तेलुगु आंध्र प्रदेश का है। तो जाहिर सी बात है इन्हीं राज्यों में ये शैली प्रचलन में रहेगी। दूसरा सही है और तीसरा भी सही है कि यहाँ पे 72 मेलों का उपयोग करके राग बनाया जाता है। तो ये दूसरा और तीसरा आपका करेक्ट है। आपको असत्य बताना था तो पहला ही आपका जो है ये असत्य है, बाकी के सही हैं। नेक्स्ट है बच्चों, ध्रुपद के संबंध में कौन सा कथन है जो कि सत्य है। तो ध्रुपद की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों से हुआ। क्या ध्रुपद की उत्पत्ति मुगल काल में राजपूत राज्यों से हुआ है। दूसरा है, ध्रुपद प्रमुखतः भक्ति और आध्यात्म का संगीत है। क्या ध्रुपद में भक्ति और आध्यात्म के संगीत पाए जाते हैं। तीसरा है, ध्रुपद आलाप मंत्रों से लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। क्या ये आलाप मंत्रों से लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन है जो कि सत्य है। क्या पहला और दूसरा सही है, या दूसरा और तीसरा सही है, या पहला दूसरा तीसरा सही है, या इनमें से कोई नहीं है जो सत्य हो, यानी कि सभी गलत है।
तो आपको पता होना चाहिए कि ध्रुपद की उत्पत्ति मध्यकाल में हुआ था, ये चीज़ मैंने आपको बताया था, लेकिन मुगल काल में हुआ और राजपूत राज्य में हुआ ये चीज़ मैंने नहीं बताया है, यानी कि ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। मध्यकाल में ही हुआ है लेकिन मुगल के समय में राजपूतों के राज्यों में हुआ, ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो गया। अब आप देख रहे हैं कि पहला स्टेटमेंट है, यानी कि ये भी कट गया, ये भी कट गया और आपका ये भी कट गया, बचा आपका 2 और 3, यानी कि आप बहुत आसानी से अपने आंसर को प्राप्त कर सकते थे। नेक्स्ट है मंगानियर, ये आपके लिए नया हो सकता है, ये IAS का क्वेश्चन है, इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है। मंगानियर के नाम से जाना जाने वाला समुदाय, इसके बारे में कौन सी विशेषता है? मंगानियर एक समुदाय है, आपको बताना है कि उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। तो आपका पहला है पूर्वोत्तर भारत में अपने युद्ध कलाओं के लिए विख्यात है मंगानियर, या दक्षिण भारत में अपनी शास्त्रीय गायन के लिए विख्यात है मंगानियर, या पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात हैं, या मध्य भारत में पच्चीकारी परंपरा के लिए विख्यात हैं। तो आपके लिए ये नया होगा, इसके बारे में मैंने आपको क्लास में नहीं डिस्कस किया था, लेकिन ये क्वेश्चन IAS में आया हुआ है, ये क्वेश्चन मुझे मिला तो मैंने इसको आपके सामने रखा है ताकि आप इससे भी परिचित हों और आगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने तो आप इसको सही कर लें। तो ये बच्चों आपका जो मंगानियर समुदाय है ये आपके पश्चिमोत्तर क्षेत्र का समुदाय है, यानी कि पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है मंगानियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है यही आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मंगानियर से यही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साना लामोक नामक लोकगीत किस राज्य में प्रचलित है? अब मुझे पूरा यकीन है कि आपको लोकगीत लोक नृत्य पूरी तरह से रट गया होगा कि कौन से राज्य का कौन सा लोक नृत्य है और कौन से राज्य का कौन सा लोकगीत है। तो आपको बताना है कि साना लामोक नामक जो लोकगीत है ये किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन में है मणिपुर, मिजोरम, असम और नागालैंड, और ये बहुत ही आसान है, इसको आप बहुत आसानी से बिना किसी स्ट्रेस के सही कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको पता चल गया होगा कि इसका सही ऑप्शन जो है वो आपका ए है, यानी कि मणिपुर का आपका लोक नृत्य है साना लामोक, ये आपका क्वेश्चन का सही आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कोई है जो कि आपका सही सुमेलित नहीं है, और ये भी आपके लिए बहुत आसान है, 1 मिनट का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट सुनते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सही नहीं है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा होगा या आपने डिटेल क्लास नहीं देखा होगा तो आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो सकता है। अगर आपने क्लास को देखा है तो आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसान है। आपका पहला स्टेटमेंट है अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी भोपाल में है, क्या ये स्टेटमेंट गलत है? देवधर स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक, क्या ये मुंबई में है? तीसरा आयंगार कॉलेज ऑफ म्यूजिक मैसूर में है। चौथा भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कानपुर में है। आपको बताना है कौन सा गलत है। आपने क्लास को देखा है तो आपको तुरंत पता चल गया होगा कि कौन सा आपका जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है, और आपको पता है कि ऑप्शन नंबर जो डी है यही रॉन्ग है, क्योंकि ये कानपुर में नहीं है बल्कि लखनऊ में है। और मैंने आपसे कहा था कि एग्जाम में बहुत बार आया है, ये आयोग का फेवरेट है, ये बार बार आता है कि भातखंडे हिंदुस्तानी विश्वविद्यालय किस जगह का है, ये लखनऊ होना चाहिए था, यहाँ पे कानपुर है, इसीलिए ये आपका असत्य है। नेक्स्ट है बच्चों, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या पंखीड़ा राजस्थान का लोकगीत है? क्या सकुनाखर और मंगल गीत उत्तराखंड का लोकगीत है? क्या होरी और आल्हा उत्तर प्रदेश का लोकगीत है? क्या लाई हरोबा और पंडवानी मणिपुर का लोकगीत है? तो आपको बताना इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, और आपको ये भी करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसानी से सही आंसर को पा सकते हैं, क्योंकि डिटेल क्लास में ये बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है। तो आपको पता है कि पंखीड़ा जो है ये राजस्थान का है, बिल्कुल सही है। सकुनाखर और मंगल गीत उत्तराखंड का, ये भी सही है। होरी और आल्हा यूपी का है, ये भी करेक्ट है। लाई हरोबा ये आपका मणिपुर का है, लेकिन आपका जो पंडवानी है ये आपका छत्तीसगढ़ का है, इसी वजह से ये ऑप्शन आपका जो है ये गलत हो गया है। याद रखेंगे बच्चों, ये छत्तीसगढ़ का है, पंडवानी जो आपका गीत है ये छत्तीसगढ़ का है। ऑप्शन नंबर जो डी है यही आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी?
ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? क्या वो हुमायूं थे, या वो जहांगीर थे, या अकबर, या औरंगजेब? तो आपके लिए ये भी काफ़ी आसान है, क्योंकि आप यहाँ पे औरंगजेब को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें संगीत में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब बच गए हैं हुमायूं। हुमायूं के पास कभी इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो संगीत और ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट ले सके या सीख सके, तो आपका 2 ऑप्शन हट गया। अब बचे हैं जहांगीर और अकबर, और आपको यहाँ आसानी हो सकती है। अब आपको 50-50 आ गया है। तो आप जानते हैं कि अकबर को ही सबसे ज़्यादा हर चीज़ में इंटरेस्ट था। इन्हीं के समय में सबसे ज़्यादा जो है हर तरह की किताबें लिखी गई और हर चीज़ का विकास हुआ है, तो अकबर होंगे। आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा है जो कि गलत है? और आपके पास यहाँ पे 5 कथन है, इसमें से कोई एक है जो कि आपका असत्य है। पहला है पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने से संबंधित हैं। दूसरा, शिव कुमार शर्मा भारत के प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। तीसरा, हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब-ए-नौरस इब्राहिम आदिल शाह सेकंड द्वारा रचित है। चौथा, भारत में कव्वाली के नाम से जानी जाने वाली संगीत शैली के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। और चौथा है टप्पा भारत की प्रमुख पारंपरिक संगीत शैली में प्रसिद्ध है। इसे राजस्थान के ऊंट हाँकने वाले जो लोग हैं वो गाते हैं या गाते थे। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो असत्य है, यानी कि सही नहीं है। और आई होप आपको आपका सही आंसर मिल गया होगा, क्योंकि मैंने इसके बारे में आपसे डिस्कस किया था। आपका पहला बिल्कुल सही है, पंडित भीमसेन जोशी जो है ये किराना घराने से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शिव कुमार शर्मा भारत के प्रसिद्ध संतूर वादक हैं, ये भी सही है। हिंदू देवी देवताओं एवं मुस्लिम संतों के ऊपर जो लिखी गई किताब है किताब-ए-नौरस, ये बहुत बार एग्जाम में आया कि ये किसने लिखा है। तो ये लिखा है आपके शासक हैं इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। आदिल शाह सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ करके भी ऑप्शन बन सकता है, तो याद रखेंगे सेकंड ने लिखा है किताब-ए-नौरस। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। भारत में कव्वाली के नाम से जानी जाने वाली जो संगीत शैली है इसके आरंभकर्ता अमीर खुसरो हैं, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, मैंने आपको क्लास में बताया था। रॉन्ग कौन सा है? टप्पा भारत की प्रमुख पारंपरिक संगीत शैलियों में प्रसिद्ध है, ये यहाँ तक बिल्कुल सही है। इसे राजस्थान नहीं बल्कि पंजाब, यहाँ पे पंजाब होना चाहिए था, पंजाब के ऊँट हाँकने वाले जो होते हैं वो गाते हैं, इसलिए आपका ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया है माइनर से अंतर से। नेक्स्ट है बच्चों, कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको इसमें देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। उस्ताद अलाउद्दीन और उस्ताद अमजद अली खां, क्या ये सरोद वादक है? दूसरा, पंडित समता प्रसाद और उस्ताद जाकिर हुसैन, क्या ये तबला वादक है? तीसरा है हरि प्रसाद चौरसिया और पन्ना लाल घोष, क्या ये बांसुरी वादक है? और चौथा है उस्ताद बिस्मिल्ला खां और पंडित रविशंकर शहनाई वादक हैं। तो आपको बताना है बच्चों इसमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी आसान है, क्योंकि क्लास में मैंने इसको भी अच्छे से डिस्कस किया है और आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। उस्ताद अलाउद्दीन और उस्ताद अमजद अली खान जो हैं ये सरोद वादक हैं, बार बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन। पंडित समता प्रसाद जिनको गुदई महाराज कहा जाता है और उस्ताद जाकिर हुसैन ये तबला वादक हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। हरि प्रसाद चौरसिया और पन्ना लाल घोष ये दोनों लोग बांसुरी से संबंधित है, ये भी आपका करेक्ट है। उस्ताद बिस्मिल्ला खां शहनाई से संबंधित है, लेकिन जो आपके रविशंकर हैं ये शहनाई वादक नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपके संतूर वादक हो जाएंगे, इसलिए आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है। आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है ये गलत है। कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो आपके पास ऑप्शन में है खुसरो ख्याल के नायक तथा तराने के आविष्कारक थे। दूसरा, संगीत के क्षेत्र में राग यमन उनकी ही देन है, इन्हें तोता ये हिंद कहा जाता है, क्या ये स्टेटमेंट रॉन्ग है? तीसरा, वीणा और सारंगी को जोड़कर सितार बनाने का श्रेय भी अमीर खुसरो को जाता है। और चौथा, अमीर खुसरो अपने समय के 6 सुल्तानों के राजकवि रहे हैं, जिसमें खिलजी, तुगलक और लोदी आते हैं। तो आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है, यानी कि असत्य है। तो
तो आपको पता है पहला बिल्कुल सही है, खुसरो ही ख्याल के नायक थे। इन्होंने ही ख्याल का परिष्करण किया है, शोधन किया है। तो ये देख रहे हैं कि खुसरो जो है ये ख्याल के हैं, परिशोधक हैं, इन्होंने इसको फेमस बनाया है और तराने के आविष्कारक हैं। बिल्कुल सही है, मैंने क्लास में समझाया था। संगीत के क्षेत्र में राग यमन जो है इन्हीं की देन है और इनको तोता ये हिंद भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि तोता ये हिंद किसे कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा है बीड़ा और सारंगी को जोड़कर श्रेय जाता है, सारंग जो आपका सितार है खुसरो ने ही बनाया है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि कौन से वाद्य यंत्र के आविष्कारक खुसरो हैं, तो सितार के ये हैं जो है आविष्कारक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो ने अपने समय के 6 सुल्तानों, यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है कि इन्होंने 6 सुल्तानों के ये राज कभी रहे हैं, लेकिन ये खिलजी और तुगलक के समय में थे, लोदी के समय में नहीं थे। इस वजह से आपका ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, लोदी नहीं होंगे। बाकी के ये 6 सुल्तानों के समय में कभी रहे हैं और इन्होंने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है। ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि कौन है जिन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा है, अमीर खुसरो हैं और इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था, जिनका दिल्ली में ही दरगाह है या मज़ार है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ पे लोधी एक्स्ट्रा आ गया है। नेक्स्ट है कौन सा सुमेलित नहीं है, अकबर के 9 रत्नों में से तानसेन एक थे। दूसरा, हिंदुस्तानी संगीत में तानसेन का योगदान इतना अधिक है कि उन्हें संगीत का सम्राट कहा जाता है। तीसरा, तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ, इनके बचपन का नाम रामतनु पांडे था और इनके गुरु जो है हरिदास थे। चौथा है तानसेन से मोहम्मद गौस, मोहम्मद आदिल शाह और अकबर ने संगीत की शिक्षा ली थी। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि गलत है, तो आपने इसको भी अच्छे से समझ लिया होगा क्योंकि तानसेन के बारे में भी आप लोगों को मैंने बताया है। तो आपका पहला बिल्कुल सही है, अकबर के 9 रत्नों में से एक है तानसेन। हिंदुस्तानी संगीत में तानसेन ने इतना अधिक काम किया कि इन्हें जो है संगीत का सम्राट कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनता है किसे संगीत का सम्राट कहा जाता है, तानसेन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट है तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ है। ये भी क्वेश्चन बना है कि तानसेन का जन्म कहाँ हुआ है, ग्वालियर में। और ये भी क्वेश्चन बना है कि तानसेन का मकबरा कहाँ है, ये चीज़ भी याद रखेंगे, ग्वालियर में। इनके बचपन का नाम, ये भी क्वेश्चन बना है कि इनके बचपन का नाम क्या था, रामतनु था। और ये भी क्वेश्चन बना है कि इनके गुरु का क्या नाम था, रामदास था, हरिदास था, हरिदास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तानसेन से मोहम्मद गौस और मोहम्मद आदिल शाह ने तो शिक्षा ली है, लेकिन अकबर ने इनसे संगीत की शिक्षा नहीं ली है, बल्कि इन्हीं के दरबार से ये संबंधित हैं। ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया है, माइनर से अंतर से। ऐसे ही एग्जामिनर भी करते हैं, माइनर से अंतर करते हैं, जहां बच्चे अगर क्लियर नहीं होते तो वो क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, कौन सा सुमेलित है, इसमें से आपका बताना है कि यानी कि इसमें से आपका कौन सा सही है, यहाँ पे लिखना है कि सही है। कौन सा कथन है जो आपका सही है यानी कि सत्य है, तो आपको बताना है कि कौन सा है जो सत्य है। पहला है गजल सूफियों का देन है और इसमें सवाल जवाब का तरीका भी अपनाया जाता है। क्या गजल सूफियों का देन है और इसमें सवाल जवाब का तरीका अपनाया जाता है। दूसरा, कव्वाली अरबी साहित्य की प्रसिद्ध काव्य विधा है जो बाद में फारसी, उर्दू और हिंदी साहित्य में भी प्रचलित हो गई या लोकप्रिय हुई। क्या कव्वाली अरबी साहित्य की प्रसिद्ध काव्य विधा है जो बाद में फारसी, उर्दू और हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हुई थी। और तीसरा, ठुमरी में रस, रंग और भाव की प्रधानता होती है। इसके प्रसिद्ध गायक छन्नूलाल मिश्र और सिद्धेश्वरी देवी हैं। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है, और आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर होगा और आपने इसको सही किया होगा। तो आपको पता है कि जो गजल है, यहाँ पे स्टेटमेंट को उलट दिया गया है। गजल जो है ये अरबी और अरबी साहित्य से संबंधित है, जो काव्य विधा है जो बाद में फारसी, उर्दू और हिंदी साहित्य में लोकप्रिय हुई। और कव्वाली जो है ये सूफियों की देन है और इसमें सवाल जवाब का तरीका अपनाया जाता है। यहाँ पे स्टेटमेंट जो है उलट दिया गया है, इसलिए आपके दोनों जो है ये रॉन्ग हो गए हैं। सत्य पूछा है तो सत्य आपका सिर्फ तीसरा है। ठुमरी में रस, रंग और भाव की प्रधानता होती है और इसके प्रसिद्ध गायक छन्नूलाल मिश्र, सिद्धेश्वरी देवी और गिरजा देवी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी याद रखेंगे कि ठुमरी गायक से कौन संबंधित है, कौन है इसमें ठुमरी गायक।
नेक्स्ट है बच्चों, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? क्या पोवाड़ा कर्नाटक का लोकगीत है? क्या छकरी कश्मीर का लोकगीत है? क्या बारहमासा उत्तराखंड का लोकगीत है? क्या बसंत गीत गढ़वाल उत्तराखंड में गाया जाता है? तो आपको बताना इनमें से कौन सा है जो सत्य नहीं है या सही सुमेलित नहीं है। और ये भी आपके लिए बहुत आसान होगा क्योंकि मैंने इसके बारे में भी आप लोगों से डिस्कस किया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो पोवाड़ा है ये कर्नाटक का नहीं बल्कि ये महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र, ये आपका ऑप्शन नंबर ए ही आपका फर्स्ट ही गलत है। बाकी क्या आपके सुमेलित है? छकरी कश्मीर से संबंधित है और आपका बारहमासा उत्तराखंड से संबंधित है और आपका बसंत गीत जो है ये गढ़वाल से संबंधित है। तो आई होप बच्चों आज का आपका ये 16 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपके ये 16 क्वेश्चन अकेले ही 50 क्वेश्चन के बराबर है। अगर आप देखें तो यहाँ से इंडिविजुअल बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को रिविज़न करवाने का प्रयास किया गया ताकि आप लोगों का रिविज़न हो, कॉन्फिडेंस आए और एग्जाम में आप बेहतर परफॉर्मेंस करें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अपना परफॉर्मेंस ज़रूर बताएं ताकि हम आगे उसी आधार पर वर्क कर सकें आप लोगों के लिए और भी बेहतर। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।